नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंच रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद की बधाई दी है और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं, ईद मुबारक। ईद के साथ साथ पीएम मोदी ने अक्षय तृतीया की भी बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। ये पावन पर्व हर किसी की जिंदगी में सुख समृद्धि लेकर आए। और ईद को लेकर भी पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के 63वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत में बदलते परिवार के चलन को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि एकल परिवार तो ठीक था, पर समाज में अनेक कारण पनपने लगे जिसके चलते एकल परिवार भी टूटते और समाज उप एकल परिवार की तरफ अब आगे बढ़ता जा रहा है। अगर इस गति को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब समाज में विवाह की संकल्पना ही खत्म हो जाएगी। आज लोग पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। लोग दूर दूर के संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समाज में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। लोगों के पास काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस बढ़े हैं। लेकिन जाने अनजाने में एक नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि लोग अपने घर परिवार से दूर होते जा रहे हैं। लोग शहरों में कमाने गए, वहां अच्छे से सेट होने के बाद वहीं रहने लग गए। कभी जरूरतों तो कभी मजबूरियों के चलते बूढ़े माँ बाप गांव में ही कहीं पीछे छूटते चले गए। मैं कहीं एक लाइन पढ़ रहा था कि पेड़ गांव में ही रह जाता है और फल शहर में चला जाता है। यानी वृक्ष गांव में ही रह जाता है और फल शहर में चला जाता है। यह लाइन हमारे वर्तमान समाज को बड़ी बारीकी से व्यक्त करती है। आज लोग पूरी दुनिया से वहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच अजीत ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि 100% सीएम बनना चाहता हूं, उसके लिए 2024 का इंतजार क्यों करना। अजीत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कहा जा रहा है कि एनसीपी में फूट पड़ सकती है। इसके साथ ही अजीत पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर कहा कि हम पहले धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील होने के बारे में बात करते थे, लेकिन 2019 में कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन किया और हम धर्मनिरपेक्षता की लाइन से अलग हो गए। इसकी बड़ी वजह यह थी कि शिवसेना एक हिंदुत्व पार्टी नहीं है। हालांकि अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से सिरे से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की दरार नहीं आई है। साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसी बीच एनसीपी नेता ने मराठी अखबार में कहा कि 2024 क्यों, मैं अभी भी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता हूं। अजीत का ये जवाब उस सवाल पर आया जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वो 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम पद की रेस में है। वहीं राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। अशोक गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा छापेमारी राजस्थान में हुई है। आज कर्नाटक में 40% की सरकार है, वहीं सरकार ने छापे नहीं डाले, लेकिन वहां भ्रष्टाचार तो है। जितने छापे राजस्थान में पड़े हैं उतने किसी राज्य में नहीं पड़े। हमारी पॉलिसी ये राज्य बीजेपी सरकार है, वहां करप्शन हमसे ज्यादा वहां पर है। कर्नाटक में आज इश्यू बना हुआ क्या है, कर्नाटक का इश्यू बना हुआ 40% की गवर्नमेंट, मतलब 40% करप्शन है। वह 40% पैसा दो तो ये काम होता। मान लीजिए एग्जाम दे रहा हूँ आपको। सर, आप दिल्ली जा रहे हैं, मान लीजिए, अब बताइए वहां अगर छापे डाली नहीं सरकार तो करप्शन तो है वहां पर। 40% की सजा कहना लगी। हमने क्या पॉलिसी एफर्ट रखी है छापे डालने की। इतने छापे पड़े राजस्थान में, तक कई राज्य में नहीं पड़े होंगे। छापे नहीं पड़े हैं, चाहे मकान में दर्ज करना पड़ा हो, चाहे जेल भेजना पड़ा हो। आरपीएससी का मेंबर अरेस्ट हो सकता है,
हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, एसपी, कलेक्टर अरेस्ट हो सकते हैं। ये तो आप सोच सकते हो कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि सारी दिल्ली के ऑटो, टैक्सी और छोटे कमर्शियल वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है। रोजाना 400 से 500 वाहन चालक यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट लेने आते हैं और इन सब में 2 तरीके का घोटाला होता है, जिसको केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की है। वो बुराड़ी फिटनेस सेंटर में चल रहे करोड़ों रुपए महीने के घोटाले के लिए जिम्मेदार है। ऑटो रिक्शा हैं जिनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे मेरे हजारों ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर दिल्ली में इस कष्ट को सह रहे हैं। जब कैब में बैठे तो उनसे बात कीजिए, पूछिए कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, बताएंगे आप। ये एक मामला तो सिर्फ इनके काले कारनामे दिखाने के लिए हमने शो किया। ऐसे कितने हजारों मामले दिल्ली में चल रहे हैं। और अगर आप एक इंस्पेक्टर को लगाते हैं, 400-500 गाड़ी रोज पास करते हैं, मतलब वो इंस्पेक्टर क्या 1 मिनट में तो सही नहीं करता होगा। कंप्यूटर पे टेस्ट होना है, चढ़ना है, टाइप होना है, इतना काम 15 से 20 मिनट लगते हैं गाड़ी पे टेस्ट होने में। हमारा ऑटो चालक 4 बजे सुबह मॉर्निंग में भूखा प्यासा वहां पहुंचता है और वो अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाता है। उसका कारण ये है कि अगर बीवी बच्चे साथ नहीं ले जाएगा तो उसकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, गाड़ी कौन रखाएगा। तो बेचारी बीवी और बच्चे बाहर सर्दी की में जब कटकटन सर्द पड़ रही थी, जब बीवी बच्चे उसमें ऑटो में बैठ करके इंतजार करते थे कि मेरे पति जी कब बुलाएंगे सर्टिफिकेट, कब मेरी गाड़ी पास होगी। और अगर आपको 500 रुपए देना है तो आपको कहीं नहीं जाना, 500 रुपए दो, अपनी गाड़ी में बैठो, सर्टिफिकेट बन के 10 मिनट में आ जाता है बाहर। लेकिन ये हम प्रूव कैसे कर सकते थे कि सर्टिफिकेट 500 रुपए दे करके मिलता है। इसलिए हमने ये मरे हुए जो जागीर सिंह जी हैं उनकी हमने ये बनवाई सर्टिफिकेट कि प्रूफ हो जाए कि पैसे लेकर के कर रहे। और ऐसा नहीं, इसकी सूचना हमने मुख्यमंत्री जी को दी थी, 6 महीने पहले दी हमने। ये गोरखधंधा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, परिवहन कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मजे की बात, ये दिल्ली सरकार के माननीय अरविंद केजरीवाल जी ये कोर्ट को नहीं मानते। ये हाई कोर्ट का आदेश है माननीय नजीम वजीरी जी का। हमारे कोरोना काल में काफी ऑटो चालक जो दिल्ली छोड़ के चले गए, मर गए, खप गए, उन्होंने आदेश किया था इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कि उनकी ऑटो रिक्शा ट्रांसफर कर दी जाए। ऐसे कम से कम 30,000 ऑटो रिक्शा हैं जिन्होंने फाइनेंसर को पैसा पूरा भर दिया, एनओसी ले ली। वहीं लखीमपुर खीरी के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव का परचम लहराता नजर आ रहा है। उनको आज चुनाव चिन्ह सितारा भी मिल गया। उन्होंने जनता का आभार समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सिर्फ डॉक्टर ईरा का ही नाम अभी फिलहाल सामने आ रहा है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है, उसी तरीके से जनता के समर्थन से नगर पालिका के सितारे भी उभारेंगी। जनता हमारे साथ है, आपको दिखाई पड़ रहा है, तो हमारी फाइट तो हमें किसी से लग नहीं रही और लोग अपना जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। आपको चुनाव चिन्ह भी जो है सितारा मिला? जी, सितारा मिला है और चमकेगा। जी, आपको लगता है कि सितारा मिलने से आपका सितारा बुलंद है? बिल्कुल सितारा बुलंद है, जनता का सितारा बुलंद है, हमारे जो कमजोर वर्ग है उसका सितारा बुलंद है, क्योंकि मैंने हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता। वहीं कानपुर देहात में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में 4 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अब जिले में 10 केस एक्टिव भी हैं। इसके बाद भी जिले में कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। जिला अस्पताल में आने वाले मरीज और चिकित्सक भी कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करते नहीं नजर आ रहे। कोविड की रोकथाम के लिए हमारे विभाग से एडवाइजरी जारी हो चुकी है, कोविड एडवाइजरी, जिसमें सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और उसमें रोकथाम के लिए पहले भी पिछली बार क्या कहते हैं, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया था, उसके पहले डेल्टा का वेरिएंट आया था, जिसमें सभी लोगों को, आम पब्लिक को बताया गया था कि सहूलियत मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए आपस में, और ऐसी जगह पे ना जाइए जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जहाँ कोविड फैल सकता है। जहाँ भी ऐसी जगह पे जाएं तो वहाँ अपनी सुरक्षा रखें। तो
हम लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो मतलब निगरानी समिति है, निगरानी समिति रूरल में और अर्बन में हमारी 190 लगभग क्या कहते हैं निगरानी समिति मतलब सदस्य हैं। और वहीं अयोध्या जिले के हैदरगंज थाना क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के एक किशोरी को अपाचे सवार युवकों ने अगवा कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से जानकारी करने के बाद तलाश शुरू कर दी है। घटना थाना क्षेत्र के पचियाना मजरे कॉलोनी की है, जहां पर किशोरी के परिजनों ने बताया कि घर के सभी लोग दोपहर अलविदा की नमाज पढ़ने गए थे। घर पर केवल महिलाएं मौजूद थी। घर के पास स्थित मिसरिहा मोड़ पर स्थित दुकान पर बच्ची सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान अपाचे सवार 2 युवकों ने किशोरी को जबरन बाइक पर बिठा लिया। किशोरी के चिल्लाने पर जब तक परिजन समेत ग्रामीण दौड़ते, तब तक तेज रफ्तार से बाइक सवार युवकों ने हैदरगंज भागना शुरू कर दिया। फिलहाल बच्ची की तलाश जारी है। तकील वो काव कहा थे हमरे सब अलविदा नमाज पढ़े गए तो वहाँ 1:45 बजे नमाज खत्म है और यहाँ आए तो पूजा लावे गए रही है। यहीं बगल में पंडित के दुकान गए, वहाँ से जब गए तो हमरे दीदी हेरे गई कि कहाँ गए तो पता लग कि उनके 2 लड़कियों बताओ भाई कि 2 में लड़का रहे मोटरसाइकिल से और उन्हन का बैठाई के उन्हन का ज़बरदस्ती लेके गई। यह इतनी बात किया। जब हमरे सब आए तो हमरे सबका जानकारी भाई तो गया हमरे सब तुम सबका सूचना दी है। 100 नंबर पर लगावे लेकिन फोने ना लगे। तब 2 जने आए रहे हैं यहाँ और 2 जने मतलब फिर कहीं थाने चला, थाने से फिर हुआ तो थाने गए तो फिर हुआ भाई फटाफट काम जोन करे के फिर वहाँ से गए। ये इतनी बात किया। कटका महिलों का है तो लड़का ना। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों अतीक अहमद की हत्या को लेकर यूपी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। उन्होंने अतीक के हमलावरों के बारे में बोलते हुए कहा कि अतीक अहमद और उसके भाई पर गोली चलाने वालों ने कहा कि हम मशहूर होना चाहते हैं। ये मशहूर होना नहीं है, ये वो ग्रुप है जिसे हम टेरर सेल कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या उन पर UAPA क्यों नहीं लग रहा? उन्हें 8 लाख का हथियार किसने दिया? आप याद रखो कि ये आतंकवादी हैं, ये रेडिकलाइज हो रहे हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो जब मुझ पर गोली चलाई गई तो उन जालिमों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई? तो बोले असदुद्दीन ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते हैं। उनके घर वालों को पूछे, बोले आता ही नहीं था, झंझटी था, मिलता ही नहीं था। यहाँ पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, देखो ऐसा है। और वो लोग भी बोले हम मशहूर होना चाहते हैं। ये मशहूर होना नहीं है, ये बाकायदा ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करे, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह ईमान को सलामत रखे, अल्लाह गाजी बनकर रखे और शहीदों की मौत से ताकि हशर के मैदान में अपनी मां को शर्मिंदा ना होने दो, अपने बाप को शर्मिंदा ना हो। मगर यहां पर देखो, आप मशहूर होना चाहते थे। मेरे भाई, 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे हैं बरसरे इक़्तिदार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ? और उन पर UAPA क्यों नहीं लगा? उन पर UAPA क्यों नहीं लगा? इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया? 8-8 लाख की रकम किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं, ये तो सिंधी चोर को बोलते हम लोग। इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का रकम कौन दिया? बोलो, नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के
चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं। आपको खत मिल गया होगा जिसमें मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को खत भिजा दूंगा अगर मैं मर जाऊंगा। तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबब बना? आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों ने? कौन लिया इनकी जान बताओ। वहीं सीतापुर में पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्राधिकारी महोली अमन सिंह के नेतृत्व में थाना महोली पुलिस टीम ने थाना महोली कस्बे के पास कारीपारक रोड पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा स्कूटी सवार महिला की चेन लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 19,500 रुपए नकद, 2 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा जनपद में चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में आज 21 अप्रैल 2023 को थाना महोली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14/3/23 को थाना महोली पर अज्ञात बाइक सवार द्वारा स्कूटी सवार महिला का चेन लूटने के संबंध में पंजीकृत मुकदमा 167/23 धारा 392 का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तों उमेश लोनिया पुत्र राज बहादुर निवासी बिहार के पटना में जुमे के अलविदा के दौरान नमाज के रोजेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। ये मामला पटना स्टेशन के पास स्थित जामा मस्जिद के नजदीक का है। बताया जा रहा है कि यहाँ रोजेदार अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। इनमें अतीक अहमद के समर्थक भी थे जिन्होंने ऐलान किया कि अतीक अहमद और अशरफ की शहादत हुई है। दोनों को योजना के तहत मारा गया है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के बीड में भी बुधवार को कुछ लोगों ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। इस विवादित पोस्टर के बारे में जानकारी होते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, गिरफ्तार किया उन्हें और पोस्टर में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया था। और यही घटना पटना में भी देखने को मिली। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में वीरवार को आतंकवादी हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद हुए फौजी जवानों में एक तलवंडी साबो में गांव बाघा का फौजी नौजवान है। शहीद फौजी जवान सेवक सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। शहीद 20 दिन पहले ही छुट्टी से वापस आया था। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं पंजाब सरकार ने शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। की गलबात हुई मम्मी खाना लेके चले जाने। कल जो एक आतंकी हमला होया है कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਨਫ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਗਾ ਕਨੀਓ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕਨੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਫੌਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी तरह की कोई जो सरकारी। उज्जैन में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को जमकर कोसा और कहा कि अगर सदन में कोई पूछता है तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। नाराज सबसे ज्यादा हो रही है भ्रष्टाचारी। साथ ही देश में ही नहीं वीर जवान सुरक्षित सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं देश के वीर जवानों पर और अन्य लोगों पर। मोदी जी से यही प्रश्न था कि शेल कंपनीज के माध्यम से
अडानी एंटरप्राइजेज में 20,000 करोड़ ये किसका है? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि तो मोदी जी का है। अब उन्होंने सदन में ये बात कही है तो सोच समझ के कही, दिल्ली के विधानसभा सदन। हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमको नहीं बता रहे हैं। और जबकि ये विषय ऐसा है कि लगभग 10.5 लाख करोड़ शेयर होल्डर्स का ये चला गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा विधायक वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा के बेटे को शिवमोगा शहर का टिकट देने से इनकार कर दिया। इस बीच लिंगायत समाज की नाराजगी के सवाल पर बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा कि लिंगायत समुदाय से उम्मीदवार खड़ा है, इसलिए लिंगायत हमें वोट दें। हम ऐसा नहीं कहते। जो लोग हिंदुत्ववादी हैं वो बीजेपी को वोट दें, चाहे फिर वो लिंगायत, कुर्बा, ब्राह्मण हो। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने विस्थापितों के साथ अन्याय करने के आरोप लगाए हैं। इंदौर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भवन पर चल रहे धरना प्रदर्शन को समाप्त करके भोपाल पहुंची मेधा पाटकर ने कहा कि 37 सालों से नर्मदा बचाओ आंदोलन जारी है। इन सालों में सरकार ने विस्थापितों के साथ हर बार धोखा किया है। मेधा पाटकर ने कहा कि पुनर्वास का कार्य बचा हुआ है, उसमें सैकड़ों परिवारों को जमीन नहीं दी गई है। 2019 में डूब के वक्त 3 शेड में रखे गए गरीब दलित परिजनों की जांच और मकान के अनुदान के लिए विस्थापितों को आज तक इंतजार करना पड़ रहा है। नर्मदा घाटी के मूल निवासी हैं, ऐसे मजदूर, ऐसे पहाड़ी के आदिवासी जिन जिन का पुनर्वास आज तक बाकी है, उनके सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश शासन ने सभी पुनर्वास अधिकारियों के पद रिक्त कर दिए। एक भी पुनर्वास अधिकारी न होते हुए सभी के काम एसडीएम अनुविभागीय अधिकारियों को सौंप रहे हैं। और आप देखेंगे अगर ये एक नमूने का कि कुक्षी के अनुविभागीय अधिकारियों के सामने हमने जो पूरे मुद्दे रखे वो उनको भेजने पड़े इंदौर के आयुक्त कार्यालय पर। अब आयुक्त कार्यालय में भी हमारे कितने मुद्दे चले हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आज तक हमारे सामूहिक मुद्दे भी चल रहे, व्यक्तिगत आवेदन। वहीं सिविल सर्विस डे पर सीएम शिवराज ने मंच से जनता और अधिकारियों को संबोधित किया। दरअसल प्रशासन अकादमिक भोपाल में आयोजित सिविल सेवा दिवस समारोह 2023 का शुभारंभ कर सहभागिता की बात कही। साथ ही कहा कि सिविल सर्विस डे का अर्थ है कि हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं, हम लोग सेवक हैं, हमारा मूल काम ही देश और समाज की सेवा करना है। इसी बीच सीएम ने कहा कि पीने के पानी के लिए जो गांव छूट गए हैं, मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि उन सभी गांव में जल मिशन के तहत पानी आएगा। लाल माटी क्षेत्र में सिंचाई से वंचित सभी क्षेत्रों का पुनः सर्वे कर सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। हम ध्यान केंद्रित करें जन कल्याण, अगर उसी के लिए हम सब लोग हैं। हमने कई टारगेट तय किए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, उनको पूरा करने की दिशा में हम लोग तेजी से कदम उठा रहे हैं। पूरी निष्ठा से जुट के उनको हम पूरा करें। इस बार जिलेवार में मुझे लगता है हम लोगों ने कोशिश की है अलग अलग जिले के विकास का स्वरूप तय करने की, क्योंकि केवल यहां से सोचने से काम नहीं चलेगा। जमीन से कैसे सोचें हम, गांव कैसा हो, ब्लॉक कैसा हो, जिला कैसा हो। समस्या सब जगह एक जैसी नहीं है, वहां की जरूरत क्या है, वहां समाधान कैसा हो। कई तरह के लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए, लेकिन अंत में केवल मैं एक बात और कह के जो मैंने प्रारंभ में कही थी कि ये जो चीज आती है कई बार के छोटे छोटे कामों की, वो जनता के लिए बड़े काम होते हैं। हम सब मिलकर इसको ऐसा डिजाइन करें कि एक भी हो सकने वाला काम। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर
बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। पीने के पानी के लिए कुछ गांव छूट गए हैं। मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, उन सब गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा और लाल माटी क्षेत्र में जो सिंचाई से वंचित रह गया है, गरीबों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में फिर से सर्वे करवा के और वो सारे गांव, भौमा, पिंडरे, जोराबारी सहित नाम नहीं ले रहा मैं, सभी गांव में सर्वे करके तकनीकी दृष्टि से साध्य हुआ तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारे विधायक जी ने। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।